हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुरोध अंकित। तो चलिए जीएस पेपर 1 का जो बुकलेट नंबर ए है उसके आंसर की को एनालिसिस करते हैं। तो आंसर अलोंग विद द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फटाफट हम लोग करते हुए चले जाएंगे। तो ये बुकलेट नंबर ए का है। आपका अगर बुकलेट नंबर बी सी डी है तो आप उस क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि बुकलेट नंबर ए से वो कौन सा क्वेश्चंस है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट मैच योर आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following। तो ये देखिए, ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये एक तरीके का रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है। किसके मेंबर कंट्रीज को? जो आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज होते हैं, जो कि अर्जेंटली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए है। तो ये किससे रिलेटेड है? आर लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फर्स्ट का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी बी। ओके, let's move to the next question. Question number 2. With reference to the Indian economy, consider the following statement. The first statement is an increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. तो ये बिल्कुल करेक्ट है। Second statement, and increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. तो देखिए, होता है क्या है कि जब रियल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, इसका मतलब होता है कि जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो आपका एक्सपेंसिव हो जाता है, और जो इंपोर्ट होता है वो आपका चीप हो जाता है। जो इंपोर्ट है वो क्या हो गया? चीप हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट देयर इज अ लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टेड ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो टू जैसे ही गलत हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू इज रॉन्ग। तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। With reference to the Indian economy, consider the following statement. First statement आप पढ़िए। If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. तो देखिए क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है तो इट मीन्स कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी? लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगी। तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा? तो लिक्विडिटी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा आरबीआई, तभी तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे तो बोल रहा है बाई, तो ये गलत हो गया। तो आपका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। जब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो देखिए आपका आंसर ए सी डी नहीं हो सकता है। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the G20 common framework, consider the following statement. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club, and the second is it is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. तो देखिए ये न्यूज में था और आपको पता होना चाहिए। देखिए DSSI, दैट इज डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये मई 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था? तो ये कंट्रीज को हेल्प कर रहा था कि अपनी रिसोर्सेज को वो कॉन्सेंट्रेट करें। किस चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट करें? टू फाइट द पैंडेमिक। पैंडेमिक के समय आप फाइट कर सकें, इस कारण से आप अपने रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट करें। और पैंडेमिक के समय आप किसको सेफगार्ड करेंगे? किसके लाइवलीहुड्स को आप बचाने का कोशिश करेंगे? टू द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। तो उनके लिए DSSI का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। लेटर ऑन इन मई, सॉरी, in November 2021 G20 कॉमन फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश किया गया था फॉर डेट ट्रीटमेंट ओनली, बट इट वाज बियॉन्ड DSSI। ये DSSI के बियॉन्ड था। तो ये जो इनिशिएटिव था ये G20 के द्वारा ही इंडोर्स किया गया था टुगेदर विद द पेरिस क्लब। तो ये स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। और ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था? ये जो इनिशिएटिव है क्या सपोर्ट करता है? तो ये लो इनकम कंट्रीज जो कि स्ट्रक्चरल मैनर में किस तरीके से लो इनकम कंट्रीज अनसस्टेनेबल डेट को कैरी कर सकें, उसके लिए ये था। तो इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। तो ये स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation index bond?
तो ये देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का एडवांटेज पूछ रहा है आपसे। देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये एक एडवांस वर्जन है ऑफ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड का ये एक एडवांस वर्जन है। देखिए जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है ना, ये आपको सिर्फ इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्फ्लेशन से सिर्फ प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो सीआईबी, दैट इज कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इसका एडवांस वर्जन है। तो ये तो आपको इन्फ्लेशन से तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता ही है, एज वेल एज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से रिलेटेड और भी आप अगर बैंक एफडी को कंपेयर करेंगे, तो देखिए बैंक एफडी में क्या होता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ता है उस इंटरेस्ट पे जो आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है। जैसे आपने 5 इयर्स का एफडी कराया है, तो हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो तो एक्रू करके एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है, वो इंटरेस्ट पे जो टैक्सेस आपको जो पे करना होता है वो हर साल पे करना होता है। बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। So यहाँ पे these are not taxable. So government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of inflation index bond. ये correct है। Inflation index bond provides protection to the investors from uncertainty regarding inflation. ये भी correct है। And the interest received as well as the capital gain on IIBs are not taxable. ये taxable नहीं होता है। तो ये statement 3 भी correct है। तो it should be D, 1, 2 and 3 all are correct. Okay, let's move to the next question. With reference to the foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is correct? तो देखिए ई-कॉमर्स फर्म से रिलेटेड कुछ न्यू रूल्स अनाउंस किए गए थे 2021 में। तो वो क्या था? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस चीज को स्पेसिफाई किया था कि जो भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एंटिटी होगा, वो किसी भी तरीके से गुड्स जो उसके द्वारा ओन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है उसको सेल नहीं करेगा ऑन सच ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म। तो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, दिस इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो ये जो जो थर्ड पार्टी होता है उसका ही वो भी वही इस चीज को यूज कर सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका करेक्ट है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो गया बी, 2 ओनली। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? रियल सेक्टर का क्या मतलब होता है? रियल सेक्टर बेसिकली किस चीज से कंसर्न रहता है? इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, परचेज एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें से कौन सा पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है विच इज बेसिकली related to production, purchase and flow of goods and services? So farmers harvesting their crops, this is correct. Textile mills converting raw cotton into fabrics, textile mills जो होते हैं वो raw cotton को fabrics में convert कर रहे होते हैं, this is correct. तो आपका 1 और 2 correct है। A commercial bank lending money to a trading company and the corporate bond issuing rupee denominated bond overseas। तो जब ओवरसीज वो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू कर रहा है, तो इट इज नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्शन विद इन, ये आपका जीडीपी से कंसर्न होना चाहिए, विद इन द इकोनॉमी। तो विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो ये आपका फोर्थ नहीं हो सकता है। तो फॉर दिस द आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली, क्योंकि इसमें फोर्थ 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 3 में ऑप्शन दे रखा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, 1 and 2 ओनली। ओके, which of the following situation best reflects indirect transfer often talked about media recently with reference to India? तो देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में बात हो रही है। अगर आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर न्यूज में था, और ये सब जो भी यूपी से पूछ रहा है ये सब कहीं ना कहीं आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? देखिए ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे जो फॉरेन एंटिटीज होता है ना, वो अपना एसेट्स या शेयर्स इंडिया में ओन कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है, और जब वो फॉरेन एंटिटीज उस शेयर्स को, उस एंटिटीज को ट्रांसफर करता है, तो अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री में जिसका लोकेशन, जो एसेट्स जो होता है वो लोकेटेड इंडिया में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। rather than direct transfer, it's a type of indirect transfer, indirect transfer।
तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the expenditure made by an organization or a company which of the following statement is or are correct। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो फ्यूचर में भी आपको हेल्प करता है। तो यस, न्यू टेक्नोलॉजी इट्स इट विल डेफिनेटली कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपका सही है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो, डेट फाइनेंसिंग इज कैपिटल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपका गलत हो गया 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 9th का, ए 1 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the Indian economy consider the following statement, a share of household financial savings। तो हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स होता क्या है, हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स देखिए ये वो डिफरेंस होता है जो हाउसहोल्ड डिस्पोजेबल इनकम होता है, और जैसे हाउसहोल्ड डिस्पोजेबल इनकम हो गया 100 रुपीज, और उस पे उस कंजम्पशन पे आपने स्पेंड कर दिया 30 रुपीज, तो जो आपका सेविंग हुआ ना 70 रुपीज, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स। तो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जितना हाई होता है, क्यों, ये हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर ये लो होगा ना तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनता है, डोमेस्टिकली ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये जितना हाई होता है ना कंट्री के लिए इतना अच्छा होता है। आपने देखा होगा 2021 का जो डेटा आया था इसमें अभी तक का हाईएस्ट था ये। तो अ शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग, तो इट बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट 2, dated securities issued at market related rates in auction form a large component of internal debt। तो yes, it forms a large component of internal debt। तो ये स्टेटमेंट 2 तो आपका करेक्ट है ही। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सी होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2। बट थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 में हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप रियल सेंस में देखेंगे तो इट कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट पार्ट, जितना ज्यादा होगा वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनता है। बट now obviously it will goes towards government borrowing। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर मोर आंसर्स। भी पार्ट वाइज पार्ट मैं आंसर्स अपलोड करता हुआ चला जाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक का अभी तक का ये आंसर। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।